हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी फंडिंग एजेंसीज देखी थी जिससे कि रिसर्च के लिए हमको फाइनेंशियल ग्रांट्स मिलती हैं। तो आज हम डीएसटी सर्व की जो कोर रिसर्च ग्रांट है उसके बारे में देखेंगे और उसकी कुछ गाइडलाइंस को समझेंगे कि किस तरीके से हमको उसको प्रिपेयर करना है, कौन कौन से हमको डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं और किस तरीके से फिर हम उसका फॉर्म जो है वो फिल करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले आप ये गूगल का ये खोल लीजिए, यहाँ पर आप टाइप कर लीजिए डीएसटी सर्व ऑनलाइन। तो ये आपका इस तरीके से खुल जाएगा। अब यहाँ पर हमको कोर रिसर्च ग्रांट चाहिए, तो हम ये कोर रिसर्च ग्रांट को क्लिक करेंगे। तो आप देखिए इस तरीके से आपका एक यहाँ पर वेबसाइट में खुल जाएगा पेज, जिसमें यहाँ लिखा है कोर रिसर्च ग्रांट। ओके, इंडिविजुअल सेंट्रिक है, मतलब कि पर्सन को मिलता है या ग्रुप ऑफ पर्संस को मिलता है जिनको कि हम इन्वेस्टिगेटर्स बोलते हैं। ओके, तो कोर रिसर्च ग्रांट को ही एक्स्ट्रा म्यूरल रिसर्च फंडिंग स्कीम भी बोला जाता है, जिसको ईएमआर आप देखेंगे कहीं कहीं लिखा होता है, तो इसी को बोला जाता है। तो ये किसको मिलता है? एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, रिसर्च लैबोरेटरीज को और आर&डी ऑर्गेनाइजेशंस में जो वर्क करते हैं उनको ये मिलता है। ओके, अब हम इसमें बात करते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें लिखा हुआ है कि द एग्जिस्टिंग नेम एक्स्ट्राम्यूरल रिसर्च हैज बीन रीनेम्ड एज कोर रिसर्च ग्रांट। तो जो पहले ईएमआर था उसी को अभी सीआरजी बोला जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये रिसर्च सपोर्ट करते हैं एक्टिव रिसर्चर्स को, जिससे कि फंडिंग या पैसे की वजह से उनका रिसर्च जो है उसमें कोई कमी ना आए। और स्पेशली ये जो साइंस और इंजीनियरिंग के एरियाज के जो वर्क होते हैं उनको ये फंडिंग देते हैं। अब बात करते हैं हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज की। तो जो एप्लीकेंट्स होंगे उनको बोला जाता है प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर या को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। इसमें एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। पहली बात तो इनको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, और अगर फॉरेन नेशनल्स हैं तो फिर उनकी भी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है और उस हिसाब से ही फिर उनको यहाँ पर अलाउ होता है कि वो को इन्वेस्टिगेटर बन सकते हैं कि नहीं। और जो एप्लीकेंट है उनका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो किसी भी एकेडमिक या रेगुलर या रिसर्च इंस्टीट्यूट में उनको रेगुलर पोजीशन में होना बहुत जरूरी है। ओके, उसके बाद यहाँ पर और क्या बोला जा रहा है कि जो प्राइवेट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास यूजीसी, एआईसीटी या पीसीआई अप्रूवल होना चाहिए, और प्राइवेट आर&डी इंस्टीट्यूशंस के पास वैलिड डीएसआईआर, एसआईआरओ रिकॉग्निशन भी होना चाहिए। उसके बाद ही ये यहाँ पर एलिजिबल होंगे। और जो नॉन गवर्नमेंट और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि रजिस्टर होती हैं अंडर नीति आयोग दर्पण पोर्टल, वो भी एलिजिबल हैं इस प्रोजेक्ट को अप्लाई करने के लिए। अब बात करते हैं कि जो फैकल्टीज है जो रिक्रूट होते हैं थ्रू यूजीसी फैकल्टी रिसर्च प्रोग्राम, दे आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर सीआरजी। Then Inspire faculty, Ramanujan and Ramalinga Swamy fellows are also eligible to apply provided they have at least 3.5 years of tenure remaining at the time of submission of application. ये बहुत जरूरी है कि आप ये चेक कर लें कि इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप फिट हो रहे हैं कि नहीं। फिर आता है जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं जिनका कि सुपर अन्वेषण हो रहा है ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट या ऑलरेडी सुपर एनुएटेड हो चुके हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी होस्ट इंस्टीट्यूट से। और लेकिन उनका यह है कि एटलीस्ट 5 years ऑफ सर्विस जो है वो बचा होना चाहिए, और साथ ही साथ वो अपने साथ एक को-पीआई को भी इंक्लूड करेंगे, एसोसिएट करेंगे। देन द होस्ट इंस्टीट्यूशन शुड अलाउ द इन्वेस्टिगेटर टू कंटिन्यू आफ्टर सुपरएनुएशन आल्सो एंड प्रोवाइड रिक्वायर्ड सपोर्ट ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। राइट, देन पीआई एंड को-पीआई शुड हैव पीएचडी डिग्री। ये इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं है। किसमें होना चाहिए? साइंस, मैथ्स, इंजीनियरिंग, या आप एमडी, एमएस, एमडीएस, एमवी ऐसी डिग्री हो सकते हैं फॉर ग्रांट। ओके, इसमें यहाँ पर एक चीज और है कि फार्मेसी वाले कंफ्यूज ना हो, जो साइंस लिखा है मतलब उसके अंदर फार्मेसी भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। ओके, इसके बाद फिर यहाँ पर और क्या बोल रहे हैं, जो पीआई एंड को-पीआई है उनकी पीएचडी डिग्री तो होनी ही चाहिए, ये तो इन्होंने बोल दिया। और साथ ही साथ टर्म रेगुलर का ये मतलब है कि उनको जो सैंक्शन पोस्ट है उस हिसाब से जो अपॉइंटमेंट है वो होना चाहिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है एस्पिरेंट्स ऑफ एनपीडीएफ, एसआरजी एंड सीआरजी कैन सबमिट देयर प्रपोजल्स
ओनली वंस इन अ कैलेंडर ईयर इन एनी ऑफ दिस स्कीम्स। आप एक ही बार साल में इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके अच्छा, इसमें एक चीज है, इसकी एडवर्टाइजमेंट निकलता है उसी समय हम अप्लाई करते हैं। अभी आपको यहाँ पर दिखाते हैं, ये देखिए, आप यहाँ अनाउंसमेंट को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ ऑन गोइंग दिख रहा है। तो यहाँ पर अभी हमको यहाँ दिख रहा है कोर रिसर्च ग्रांट, ये 1 फरवरी से स्टार्ट होकर के 2 मई तक अभी हमारे पास अवेलेबल है, हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रेगुलर यहाँ चेक कर सकते हैं कौन सी ऑनगोइंग आपके चल रहे हैं। फिर वापस आते हैं हम इसमें, जो हम देख रहे थे नेचर एंड ड्यूरेशन क्या है। तो ये जो हमको जो रिसर्च के लिए जो सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, ये नेशनल लेबोरेटरीज या अदर रिकॉग्नाइज्ड R&D इंस्टीट्यूशंस के लिए होता है। इसका पीरियड होता है फॉर 3 इयर्स। ओके, और इसमें ये रिसर्च ग्रांट कौन कौन से हेड्स पे हमको प्रोवाइड करते हैं, तो इक्विपमेंट के लिए देते हैं, मैन पावर, कंज्यूमेबल्स में आपका केमिकल, ग्लासवेयर आएगा, फिर ट्रैवल के लिए देंगे, फिर इसमें कंटिजेंसी में आपके और बाकी जो खर्चे होते हैं लाइक स्टेशनरी है, फोटोकॉपी है, वो सब चीजें भी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। और फिर आपको ओवरहेड भी प्रोवाइड किया जाता है इसके फाइनेंशियल ग्रांट में। इसके बाद यहाँ पर और हम नीचे आते हैं कि इसका सिलेक्शन या मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है। तो इसको हमको अप्लाई जो है वो ऑनलाइन करना है, आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से उसको अप्लाई करना है। उसके बाद यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपको एक ही प्रपोजल एक बार में सबमिट करना है, और अगर आपका प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट हो गया है तो आप उसको रीसबमिट नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, नो मोर देन 2 प्रोजेक्ट्स आर अलाउड अंडर CRG स्कीम एट एनी गिवन टाइम। ठीक, देन नॉन रिकरिंग कंपोनेंट आर अलाउड इन वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स। 2 अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें नॉन रिकरिंग आपको एक ही में परमिट किया जाएगा। द इन्वेस्टिगेटर्स आर डिस्करेज टू सबमिट मोर देन 1 प्रपोजल एट ए टाइम। एक बार में वो एक ही प्रपोजल हमको अलाउ करते हैं, तो अच्छा होगा कि आप एक प्रपोजल अच्छी तरीके से बनाएं और उसको सबमिट करें। ओके, और इसमें एक चीज और बोल रहा है कि जिनका ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं लाइक EMEQ, सुप्रा, IRRD एंड स्पेशल कॉल्स में, तो वो भी सबमिट कर सकते हैं CRG प्रपोजल को। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ अनाउंसमेंट दिखाया था, तो वेबसाइट जो इनकी है वहां पर ये टाइम टू टाइम जो है ये अनाउंसमेंट करते हैं, उसी समय आपको एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करना होता है, और ये भी ऑनलाइन मोड में ही सबमिट होता है। उसके बाद क्या होगा, जो सिलेक्शन होगा वो एक प्रॉपर प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी, ये भी DST ACRB जो बोर्ड है उन्हीं के द्वारा होती है, और वही वहां पर उसको अच्छी तरीके से स्क्रूटिनी करते हैं, और अगर उनको जरूरत लगती है तो वो डिस्कशन या प्रेजेंटेशन के लिए बुलाते हैं, या फिर वो अपने हिसाब से उसको चेक करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमको ध्यान रखना है कि हमारा प्रपोजल जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए, उसमें किसी भी तरीके से प्लेगैरिज्म नहीं होना चाहिए। तो अच्छा होगा कि सबमिट करने से पहले आप प्लेगैरिज्म चेकिंग सॉफ्टवेयर से चेक कर लें कि आपके उसमें प्लेगैरिज्म तो नहीं है, क्योंकि कई बार हम मेथड्स लिखते हैं, कुछ इंट्रोडक्शन लिखते हैं, बैकग्राउंड लिखते हैं, तो उसमें हमसे रिपीट हो जाते हैं कुछ सेंटेंसेस। तो अच्छा होगा कि हम प्लेगैरिज्म सॉफ्टवेयर से उसको अच्छी तरीके से चेक करके ही भेजें, क्योंकि ये फर्स्ट क्राइटेरिया होता है जहां पर कि वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये कह रहे हैं आप अच्छी तरीके से प्री चेक कर लीजिए, उसके बाद ही अपलोड करिए। उसके बाद फिर कैसे आपको अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको जो इनकी वेबसाइट है वहां पर इसमें रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आपको अपना प्रोफाइल जो है वो यूजर प्रोफाइल बनाना है, जिसमें बायोडाटा होगा, फोटो होगी, इंस्टीट्यूट का एड्रेस होगा। फिर अगर आप एक से ज्यादा इन्वेस्टिगेटर हैं तो उनको को PI बोला जाता है, को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स, तो या सॉरी को प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटर्स। तो वहां पर आपको को PIs को भी उसमें रजिस्टर करना है। फिर एक चीज है, आप अपना प्रपोजल अच्छी तरीके से बना के अलग से रख लें, जिसमें आपका प्रोजेक्ट टाइटल होगा 500 कैरेक्टर्स का, प्रोजेक्ट समरी होगी 3000 कैरेक्टर्स की, कीवर्ड उसमें मैक्सिमम 6 आप ले सकते हैं। फिर उसमें ऑब्जेक्टिव होगा प्रोजेक्ट का, जो कि 1500 कैरेक्टर्स का होगा। कैरेक्टर्स का मतलब होता है इसमें स्पेस इंक्लूडेड रहता है, वर्ड्स एंड स्पेसेस होता है। फिर एक्सपेक्टेड आउटकम होता है, आउटकम ऑफ द प्रपोजल, जो कि मैक्सिमम 1500 कैरेक्टर्स का है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट होता है बजट। बजट में आपको मैन पावर, कंज्यूमेबल, ट्रैवल, इक्विपमेंट, कंटिजेंसी, ओवरहेड, ये सब लिखा होता है। और यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखेंगे डिटेल में जाएंगे तो जो हम स्पेशली इक्विपमेंट का लिखते हैं, इक्विपमेंट में हमारे पास
डिटेल में उसका मॉडल मेक होना चाहिए और कॉस्ट होना चाहिए। उसके लिए अच्छा होगा कि आप एक लेटेस्ट कोटेशन मंगवा लें जो वेंडर्स हैं या कंपनीज से, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि अभी करंट रेट क्या चल रहा है आपके इंस्ट्रूमेंट का। ओके, इसके बाद एक अदर रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होता है जिसको कि हमको सिंगल पीडीएफ फाइल में अपलोड करना होता है, और ये 10 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अदर टेक्निकल में क्या है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए डाउनलोड टेम्पलेट लिखा है, तो ये सब के हमको टेम्पलेट इन्होंने दिए हुए हैं जो कि आप पहले से डाउनलोड करके रख लें। जो अदर टेक्निकल है, देखिए इसमें क्या क्या है। इसमें आपको ओरिजिन ऑफ द प्रपोजल है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। ये 1 पेज का होना चाहिए। इसमें आपका साइंटिफिक रैशनल होगा कि क्यों आप वर्क को कर रहे हैं। ओके, या जैसे हम ये बोल सकते हैं कि जो बैकग्राउंड होता है या रिसर्च एडवाइसेस होता है वो इसमें आता है। इसके बाद आएगा रिव्यू ऑफ स्टेटस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द सब्जेक्ट। इसमें ये होता है कि आपको जो वर्क आप कर रहे हैं उसका इंटरनेशनल स्टेटस क्या है, वो उसका मैक्सिमम 2 पेजेस डाल सकते हैं आप। नेशनल स्टेटस क्या है, मैक्सिमम 1 पेज। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ करेंट स्टेटस, मतलब आपका प्रोजेक्ट का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, या क्या एरिया नई चीज आप इसमें करने वाले हैं जो ऑलरेडी नोन नहीं है, क्या नया है इसमें। ओके, फिर अगर आपका प्रोजेक्ट कुछ लोकेशन स्पेसिफिक है तो वो यहाँ आप हाईलाइट कर सकते हैं। फिर इम्पोर्टेंट चीज आती है वर्क प्लान, जिसको कि हम मेथोडोलॉजी बोलते हैं, मतलब इसमें आपको डिटेल में पूरे प्रोसीजर्स को डालने हैं। यहाँ पर आप स्कीम, टेबल, फिगर, इक्वेशन सब डाल सकते हैं। मैक्सिमम 5 पेजेस की मेथोडोलॉजी होती है। इसके बाद आता है टाइम शेड्यूल ऑफ एक्टिविटीज गिविंग माइलस्टोन्स थ्रू बार डायग्राम। यहाँ आपको बार डायग्राम से आपको जो डिटेल मंथ वाइज जो है पूरे 3 साल का आपको टाइम शेड्यूल देना है कि कौन सा वर्क आप कब करेंगे और उसको टेंटेटिव कितना समय लगेगा। इसके बाद आता है सजेस्टेड प्लान ऑफ एक्शन फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसर्च आउटकम, ये भी मैक्सिमम हाफ पेज का होगा। फिर आता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट या असेसमेंट एंड रिस्क एनालिसिस। फिर आता है एक्सपर्टाइज। एक्सपर्टाइज मतलब जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनकी क्या एक्सपर्टाइज है या उनका क्या एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू दिस वर्क दैट दे आर प्रपोजिंग, रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट। तो बेसिकली इसमें आप अपने अच्छे पब्लिकेशन जो रिलेटेड है, या आपके पेटेंट्स हैं, या कुछ आपका प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो वो आप इसमें देंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इससे ये पता चलता है कि आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के और आप केपेबल हैं इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, तो वो आपको ग्रांट जो है वो दे सकते हैं। फिर आता है समरी ऑफ रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑल द इन्वेस्टिगेटर्स। जितने नाम आप यहाँ पर डाल रहे हैं उनका नाम और उनका रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे कि कोई है जो डिजाइन करेगा, कुछ है जो उसके एनालिसिस में बहुत परफेक्ट है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जितने पर्सन्स को इंक्लूड कर रहे हैं एज इन्वेस्टिगेटर्स, उनके रोल्स आपको प्रॉपरली डिफाइन करके यहाँ पर डालने। इसके बाद आता है की पब्लिकेशंस। जो आपके इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनके लास्ट 5 इयर्स के जो की पब्लिकेशंस हैं रिलेटेड टू द थीम ऑफ द प्रपोजल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम अपने पूरे पूरे डाल देते हैं, ऐसा नहीं है। जो प्रोजेक्ट आप सबमिट कर रहे हैं उसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर आपको पब्लिकेशंस डालने हैं, फिर बिब्लियोग्राफी लेनी है लास्ट में। इसके बाद आता है लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट सबमिटेड और इम्प्लीमेंटेड बाय द इन्वेस्टिगेटर्स। इसमें किसी भी फंडिंग एजेंसी से आपको जो भी प्रोजेक्ट आपको मिला है या आपने अप्लाई भी किया है वो यहाँ आपको डालना है। ये देखिए इसमें आपको रहेगा सीरियल नंबर, ये टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट होता है, कॉस्ट होता है कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसका क्या कॉस्ट है, फिर अगर से वो सबमिट हो चुका है या सब मतलब मंथ ऑफ सबमिशन, कब आपने उसको सबमिट किया, फिर आप उसमें पीआई थे कि को पीआई, फिर वो एजेंसी कौन सी है, लाइक आईसीएमआर है, डीएसटी है या सीएसआईआर है, कौन सी है, और स्टेटस में हमको लिखना है ऑनगोइंग है या फिर सिर्फ अप्लाइड है या कंप्लीटेड है, वो पूरा स्टेटस यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके बाद आता है कि जो प्रोजेक्ट, ये फर्स्ट वाले में तो आपने पूरा लिख दिया, सेकेंड वाले में जो अंडर प्रोसेस है, जो चल रहे हैं, अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, उनका डिटेल यहाँ हमको लिखना है। फिर आता है कि कौन से प्रोजेक्ट्स हमारे लास्ट 5 इयर्स में कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहाँ पर उनका डिटेल है, उसमें टाइटल है, कॉस्ट है, कब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, कब एंड हुआ, आपका क्या रोल है। इसके बाद आते हैं लिस्ट ऑफ फैसिलिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके इंस्टीट्यूट में
जहां से आप प्रोजेक्ट अप्लाई कर रहे हैं आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज हैं, लाइक वर्कशॉप फैसिलिटी है कि नहीं, तो यहाँ आपको यस लिखना है या नो लिखना है। तो जनरली ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, तो हम सब में यस। इसके बाद आते हैं इक्विपमेंट अवेलेबल। तो ये देखिए, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमको क्या लिखना है। तो जो आप जिस इंस्टीट्यूट में है, अगर आपके ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं, तो आपके ग्रुप में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका डिटेल यहाँ पर आएगा। इसमें जेनेरिक नेम है इंस्ट्रूमेंट का, मॉडल मेक है, ईयर ऑफ परचेज है। ओके, फिर यहाँ पर ये है कि वो आपको यूज करने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो रिमार्क्स यहाँ लिखने हैं, और साथ ही साथ कौन कौन सी आपके पास एसेसरीज हैं। फिर आता है पीआई के डिपार्टमेंट में। सपोज हमें किसी यूनिवर्सिटी में है और फिर हम फार्मेसी डिपार्टमेंट में, तो हमारे डिपार्टमेंट में कौन कौन सी इंस्ट्रूमेंट है। इसके बाद ये तीसरा है, इसको अच्छे से समझें कि आप जिस इंस्टीट्यूट में हैं उसके आसपास कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग रायपुर में हैं, तो रायपुर में हमारे पास और कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर कि हमको फैसिलिटीज मिल सकती हैं। तो जैसे हमारे पास पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी है, वहां से हम फैसिलिटीज ले सकते हैं, फिर सीजी कॉस्ट से ले सकते हैं, एनआईटी से ले सकते हैं। तो इंस्टीट्यूट्स के नाम और वहां की जो फैसिलिटीज हैं उसके बारे में यहाँ आप लिख सकते हैं। ये बेसिकली इसलिए है कि आप किस तरीके से अपने वर्क को कंप्लीट करेंगे कि आपके पास फैसिलिटीज अवेलेबल है कि नहीं। नेम एंड एड्रेस ऑफ एक्सपर्ट्स इंस्टीट्यूशंस इंटरेस्टेड इन द सब्जेक्ट और आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब आप जो वर्क अप्लाई कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट आप अप्लाई कर रहे हैं, वो उससे रिलेटेड और कौन से एक्सपर्ट्स हैं या इंस्टीट्यूट्स हैं जो वर्क कर रहे हैं, वो यहाँ पर हमको इसमें लिखना होता है। एटलीस्ट 2 तो हमको लिखना ही है। तो इस तरीके से ये वाला जो पूरा है डॉक्यूमेंट, इसको हम अदर टेक्निकल डिटेल्स बोलते हैं। इसको आप अच्छी तरीके से बना के रेडी कर लीजिए, उसके बाद ही आप ऑनलाइन में अप्लाई करने जाएंगे। अब इसके अलावा और कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको रेडी करने हैं, तो सबसे पहले आता है बायोडेटा। तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू कर लें, तो ये आपको पीआई का बायोडेटा का एक फॉर्मेट आ गया। इसमें हमको नेम एंड फुल एड्रेस लिखना है, ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर है, इंस्टीट्यूशन, डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर, कैटेगरी, वेदर डिफरेंटली एबल्ड और नॉट, फिर आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि आपको अंडर ग्रेजुएट ऑनवर्ड्स लिखना है, मतलब पहले आपको अंडर ग्रेजुएट का लिखना है, फिर मतलब यूजी, पीजी, फिर पीएचडी, ऐसे जाना है आपको। फिर आपको पीएचडी के थीसिस का टाइटल लिखना है, गाइड्स नेम, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी और ईयर ऑफ अवार्ड। फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस है इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है करंट से बैक जाना है आपको। करंट पोजीशन आपको पहले लिखना है। अगर आप सपोज अभी आप प्रोफेसर हैं तो पहले प्रोफेसर लिखिए, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, इस तरीके से जाएगा। फिर यहाँ पर प्रोफेशनल रिकॉग्निशन, मतलब आपको क्या अवार्ड्स, प्राइजेस, सर्टिफिकेट्स, फेलोशिप्स मिली है, वो यहाँ लिखिए। पब्लिकेशंस यहाँ आपको लिखनी है ईयर वाइज, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का फिर वही मतलब है कि करंट का पहले लिखिए, फिर आप बैक में जाइए। फिर डिटेल ऑफ पेटेंट्स हैं, बुक्स हैं, और इसके अलावा भी अगर आप कोई और इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, आपकी कोई स्पेशलिटी है, तो यहाँ आप मैक्सिमम 500 वर्ड्स में लिख सकते हैं। तो ये हो गया बायोडेटा। अब हम पीछे जाएंगे वापस। फिर एक होता है सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। तो ये आपका है सर्टिफिकेट फ्रॉम इन्वेस्टिगेटर। यहाँ पर हमको प्रोजेक्ट टाइटल लिखना है। फिर ये जो है, ये इनका एक फॉर्मेट है जिसमें इन्होंने पूरा लिखा हुआ है कि सबसे पहली चीज तो हमको ये सर्टिफाई करना है कि सेम प्रोजेक्ट हमने कहीं और सबमिट नहीं किया है फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट। ठीक है। उसके बाद ये है कि we or I undertake that spare time on equipment procured in the project will be made available to other users। मतलब ये हम इसको दूसरों को भी यूज करने देंगे, इस इंस्ट्रूमेंट को जो हमने यहाँ परचेज किया है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि we or I agree to submit a certificate from institutional biosafety committee if the project involves the utilization of genetically engineered organisms। ओके, मतलब हमको बायोसेफ्टी की गाइडलाइंस को फॉलो करना है। फिर हम एथिकल क्लियरेंस लेंगे अगर हम इसमें ह्यूमन या एनिमल स्टडीज को यूज कर रहे हैं। उसके बाद ये है कि ये मेन चीज ये है कि हमको इसमें ये कहना है कि डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क नहीं है, और इसमें पीआई को अपना नेम, सिग्नेचर, डेट के साथ यहाँ पर इसको कंप्लीट बनाना है, उसका पीडीएफ अपने को बना के रखना है और उसको सबमिट करना है। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम एंडोर्समेंट लेटर।
तो एंडोर्समेंट लेटर के लिए हमको क्या करना है, तो ये हमने यहाँ पर क्लिक किया। एंडोर्समेंट मतलब हमको जो हमारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे ये लेना है, उनके लेटर हेड पर। यहाँ पर लिखा हुआ उनको यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन या कॉलेज के लेटर हेड पर लेना है। और इसमें नेम रहेगा, डेजिग्नेशन रहेगा, फिर उनका डिटेल्स रहेगा, टाइटल रहेगा प्रोजेक्ट का, ठीक है। फिर द पीआई मतलब यहाँ पीआई का नाम है, और यहाँ पर ये है कि वो परमानेंट है कि नहीं है, और कितने ईयर से वो रेगुलर, कितने ईयर्स उसके बचे हैं फॉर सुपर एनुएशन, ये बेसिकली यहाँ पर लिखना है। फिर बाकी तो ये फॉर्मेट सेम है। और यहाँ लास्ट में जो इंस्टीट्यूट के जो हेड है, अगर यूनिवर्सिटी है तो रजिस्ट्रार का सिग्नेचर होगा, एचओडी का होगा। अगर कोई कॉलेज है तो वहाँ की प्रिंसिपल का होगा यहाँ सिग्नेचर, यहाँ सील और डेट होगी। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि एक है फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ पीआई। अगर वो पीआई सेम इंस्टीट्यूट का है या अलग इंस्टीट्यूट का है, वो इनको यहाँ पर लिखना है। तो एक को पीआई के इंस्टीट्यूट का रहेगा, और अगर सेम है तो वो एक ही में हो जाएगा। तो ये हो गया अपना एंडोर्समेंट लेटर। इसके बाद आता है हमको एक प्लेगैरिज्म की भी अंडरटेकिंग देनी है। ये कौन देगा, ये प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर देंगे टू द सेक्रेटरी एसईआरबी के नाम से। तो ये यहाँ पर उनको अपना नाम लिखना है, फिर प्रपोजल या प्रोजेक्ट का नाम लिखना है, ओके। और यहाँ पर फिर सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेट। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले रेडी कर लेंगे, उसके बाद फिर आप ऑनलाइन जो है वो फॉर्म को भरना शुरू करेंगे। तो आज अभी यहीं तक हमने डिटेल्स आपको बता दिया। अपना प्रोजेक्ट रेडी करके रखें। मैक्सिमम 35 lakhs का आप प्रोजेक्ट इसमें डाल सकते हैं। 3 years का ड्यूरेशन है। अब किस तरीके से ऑनलाइन सबमिट करना है वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद